नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बीएचयू से बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज की डिग्री कैसे मिलती है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, क्लास की टाइमिंग्स क्या होती है, पेपर का कोड क्या होता है और आपको किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। तो चलिए सबसे पहली चीज जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीएचयू में बीए की डिग्री जो है वो दो कोर्सेज के थ्रू हमें मिलती है। पहली है बीए ऑनर्स आर्ट्स और दूसरी है बीए ऑनर्स सोशल साइंस। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर बीए ऑनर्स आर्ट्स जो है वो है क्या, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और हमें उसमें क्या पढ़ना होता है। बीए ऑनर्स आर्ट्स में बेसिकली लिंग्विस्टिक के सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें हमें बीएचयू में लैंग्वेज और हमारा फॉरेन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं जिसके ऊपर हमारा वीडियो जो है स्पेशली बना हुआ है, बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज के बारे में। बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज जो है वो सोशल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है इस कोर्स का वो कितने साल का। बीए की जो डिग्री है उसका कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का होता है, जिसमें कि हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे उस हिसाब से पढ़ाई करनी होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इसमें हमें सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट्स ही पढ़ने होते हैं, जिसमें कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया था, तो मुझे सोशियोलॉजी एक मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो है साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स। ये सारे सब्जेक्ट्स जो है हमें पढ़ने को मिलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। जब एडमिशन के टाइम में आपकी काउंसलिंग हो रही होगी तो आपसे प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिल करने को कहा जाता है, जिसमें कि आपको आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उन्हें फिल करना होता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो मेरा ऑनर्स होगा, बाकी जो 2 पेपर्स हैं वो मेरे 4 पेपर्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि ऑनर्स क्या है। ऑनर्स उस सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें कि आप आगे जाकर स्पेशलाइजेशन करने वाले हैं, आपकी पढ़ाई जिसमें होने वाली है आगे हायर स्टडीज के लिए आप जिस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले हैं। इसकी पढ़ाई आपको थर्ड ईयर में, फर्स्ट सेकेंड में भी करवाई जाती है, पर थर्ड ईयर में आपको सिर्फ इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है। तो ये था अबाउट द ऑनर्स सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं कोर सब्जेक्ट्स। तो कोर सब्जेक्ट्स हमें 4th सेमेस्टर तक पढ़ने होते हैं, उसके बाद हमें इसकी पढ़ाई नहीं करनी होती है, जो कि हमारे थर्ड ईयर में सिर्फ ऑनर्स होता है, कोर नहीं इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा 4th सेमेस्टर तक 2 और पेपर्स होते हैं जिसकी हमें पढ़ाई करनी होती है। इसमें हमारा जो पहला पेपर है वो है लैंग्वेज और दूसरा पेपर जो है वो है एंसिलरी। फर्स्ट ईयर में हमें जो लैंग्वेज प्रोवाइड की जाती है वो है हिंदी लैंग्वेज, हमें उसकी पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद जो एंसिलरी सब्जेक्ट है उसके बारे में हम थोड़ा अगर डिटेल में जानना चाहें तो वो वैसे सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं जिसमें कि हमें ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर ये एंसिलरी सब्जेक्ट है क्या। तो यही है हमारा एंसिलरी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेपर कोड के बारे में। हमें सेकेंड ईयर तक 4th सेमेस्टर तक हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर्स पढ़ने होते हैं एक्सेप्ट आवर लैंग्वेज एंड एंसिलरी सब्जेक्ट। तो जो पेपर कोड होता है वो हर एक जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके जो पेपर है उनको प्रोवाइड किया जाता है विद देयर नेम। तो चलिए अब बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो BSS 111 ये जो है सोशियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, ठीक है, जिसका नाम है जनरल सोशियोलॉजी की कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये जो कोड है अगर हम इसे डिटेल से समझने की कोशिश करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होगा बैचलर्स ऑफ सोशल साइंसेज इन सोशियोलॉजी, और इसमें जो 111 है
पहले वन का मतलब है फर्स्ट ईयर, दूसरे वन का मतलब है फर्स्ट सेमेस्टर और तीसरे वन का मतलब है फर्स्ट पेपर। तो ये था हमारा पेपर कोड। अब अगर हम क्लास की टाइमिंग्स की बात करें तो क्लास की टाइमिंग वैरी करती है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है, आपके जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, उसके हिसाब से आपकी क्लास की टाइमिंग होगी। बट लैंग्वेज और एंसिलरी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने जो भी ऑप्ट किया है और दूसरों ने जो भी ऑप्ट किया है, उसकी जो क्लासेस है वो सिमिलर चलेंगी। लेकिन आपके जो सेक्शंस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू आपका मीडियम जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं। वेदर यू वांट टू स्टडी फॉर हिंदी मीडियम और यू वांट टू स्टडी फॉर इंग्लिश मीडियम, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यही है आपके सेक्शंस जो कि डिवाइडेड है। अब अगर आगे वीडियो में हम और ज़्यादा बात करेंगे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे कि कैसे बीएचयू का जो है सेमेस्टर सिस्टम है, फिर उसके बाद एंसिलरी का एग्जाम कैसे देना है, लैंग्वेज क्या है और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए। Hi everyone. First of all, I welcome all the university students for an excellent academic year. To juniors, कॉमन क्वेश्चन क्या रहता है? कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें? और पता है, this is the question which start from the very first day and last long for the last day of our exam. तो यही क्वेश्चन को आज डिस्कस करते हैं। स्कूल में एक बहुत बढ़िया चीज ये रहता था कि एनसीईआरटी बुक रहती थी, पहले से पढ़ते थे, लास्ट पेज तक पढ़ के और भाई मटेरियल अपना इतना ही है। बट नहीं, कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। बस ये क्वेश्चन पे डिस्कस करना है कौन सी बुक्स अपने को कौन सी सब्जेक्ट के लिए रेफर करनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट का डिवीजन देखते हैं। दो डिवीजन होते हैं, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का है ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अपना हो गया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पहले डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री के दो पेपर होते हैं। पहले पेपर के लिए यू मे रेफर द आर.एस. शर्मा इंडियाज एंशिएंट पास्ट बाय आर.एस. शर्मा एंड अनदर बुक इज फिंगर सिंह। और सेकंड पेपर होता है अबाउट ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। उसके लिए एक बुक है यूरोप इन ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू industrialization, and this book is written by Arvind Sinha. Then coming to our second paper, that is sociology. उसके पेपर 1 के लिए है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बाय सीएन संकरराव, एंड पेपर सेकंड के लिए सेम राइटर की बुक है, दैट इज ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी। Then our next subject is political science. पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें आप दो या फिर 3 बुक मतलब काफी अच्छी है। ओपी गाबा हो गई, एक हो गई एंड्रे हेगुल और एक राजीव भार्गवा। और पेपर सेकंड है अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्पेक्ट्रम हो गया, बिपिन चंद्र और सुरेश सरकार। तीनों बुक काफी अच्छी, कोई एक रेफर कर सकते हो। देन कमिंग टू अवर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट इज ज्योग्राफी और साइकोलॉजी। इसके क्या होता है, पेपर सेकंड में प्रैक्टिकल रहता है, बाकी पेपर 1 में आपको रेफर करनी है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए यू हैव टू रेफर फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, एंड पेपर सेकंड के लिए प्रैक्टिकल होता है। तो साइकोलॉजी पेपर 1 के लिए यू हैव टू रेफर द बुक बाय रॉबर्ट डी बैरन। So this is all about the books and stuff. अब आप लोग सब सोच रहे होंगे एक सब्जेक्ट की 4 बुक्स, एक सेमेस्टर में 4 बुक, मतलब इतनी मोटी बुक 4 बुक पढ़नी है? नहीं, ऐसा नहीं है। नीड नॉट टू वरी, व्हेन वी हैव बीन गिवन दिस कन्फाइंड सिलेबस। तो करना क्या है फिर? देखो, आई एम गिविंग यू एग्जांपल अपन पहले क्या लेते हैं, हिस्ट्री का लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक देखें अगर तो कहां से है, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड टू मॉडर्न पीरियड। सेकंड सेमेस्टर के लिए पोस्ट मॉडर्न टू हो गया अपना गुप्ता पीरियड, एंड थर्ड सेमेस्टर के लिए आइडिया गुप्ता पीरियड टू हर्षवर्धन पीरियड। तीनों क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बुक तो मैंने बताया ही है, जैसे आर.एस. शर्मा फिंगर सिंह। अब क्या देख रहे हो इसमें कि एक ही बुक अपन 3 सेमेस्टर पढ़ सकते हैं, मतलब बुक्स के कुछ पार्ट पढ़ना, कुछ टॉपिक पढ़ना जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सेम चीज आईएनएम के लिए भी है। आईएनएम के लिए देखो फर्स्ट सेमेस्टर में अपना सिलेबस है, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ आवर इंडियन नेशनल मूवमेंट। और सेकंड सेमेस्टर का है, दैट इज सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट अप टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक। ये चीज पूरा कवर हो जाएगा बिपिन चंद्र से या फिर स्पेक्ट्रम से या फिर जो भी बुक लगे आपको उसको मिल सकता है। फिर सेम चीज पॉलिटिकल साइंस के लिए भी होती है। पॉलिटिकल साइंस के लिए ओपी गाबा के लिए आती है। अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ सिलेबस रहता है और सेकंड सेमेस्टर में वो चीज इंटरलिंक करता है। इवन यार जो पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे ना, वो थर्ड ईयर में भी यही चीज पढ़ेंगे, सेम ही बुक। तो मतलब ये डरने की बात नहीं कि एक बुक मतलब एक सब्जेक्ट के लिए मैंने 4 बुक्स बता दी है, ऐसा नहीं है। मतलब वो बुक आपको काम आती रहेगी।
फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकेंड में भी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इवन थर्ड ईयर के लिए भी आएगी सेम बुक का। तो ये तो हो गई अपनी सारी बुक्स की बात है। अब कॉमन क्वेश्चन ये रहता है बुक्स पढ़नी कैसी है। बहुत लोग पता है साइंस बैकग्राउंड से होंगे, तो जिनका बिल्कुल भी मतलब बेस ही नहीं होगा कि बुक में, तो बुक रीडिंग नहीं, अपन मैथ साइंस में करते क्या थे यार, फॉर्मूला पढ़े गए, सॉल्व किए, कर दिए। बुक्स रीडिंग का कोई दूर का वास्ता नहीं रहता था। सेम चीज बस यहाँ कॉलेज में भी सेम दिक्कत आएगी। फर्स्ट रीडिंग में हो सकता है बिल्कुल समझ में ना आए, बट क्या करना है आपको, बुक शिफ्ट नहीं करना है। लाइक मान लो ओपी बाबा पढ़ रहे हो, क्या होगा, थिंकर्स के नाम शायद फर्स्ट रीडिंग में तो थिंकर के नाम भी पढ़ देना पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसको पढ़ते जाओ, छोड़ना नहीं है कि उसने बताया भाई कि इस बुक को शिफ्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। लाइक ओपी बाबा की बात करते हैं। ओपी बाबा में क्या होगा कि आप स्टार्ट करो रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग में हो सकता है भाई थिंकर्स के नाम ही ना पढ़ते बने, दिस माइट बी कंडीशन और सिचुएशन, तो क्या करोगे, बंद करके रख दोगे या फिर दूसरी बुक शिफ्ट कर दोगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता है सबके साथ, क्योंकि अपना बैकग्राउंड बहुत अलग हो सकता है। कभी बुक्स इतनी मतलब पॉलिटिकल थ्योरी कभी पढ़े ही ना हो, पर नहीं पढ़ते, पॉलिटिकल थ्योरी सिलेबस में नहीं रहती है, सिर्फ 11th की एनसीईआरटी रहती है, इसमें बहुत बेसिक्स दिया रहता है। तो शिफ्ट नहीं करनी है अपने को, पढ़ते जाना है। कि क्या पूरी बुक्स अपने को खरीदनी है, घर में बाजार थोड़ी खोलनी है, नहीं खरीदनी है। ये बुक्स क्या करनी है, खरीदनी थोड़ी है, नहीं। कुछ ऐसी बुक्स हो सकती है जो आपके बाद में काम है तो खरीदो, लाइक आर एस शर्मा, ओपी गाबा और राजीव भार्गव, ये बुक्स आप ले सकते हो। लेकिन सोचो कि हम इकोनॉमिक्स की भी सारी बुक्स लें, तो ऐसा नहीं, इसमें कुछ कुछ पार्ट होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ से पढ़ सकते हो, या फिर ये एग्जामोपीडिया, ये एग्जामोपीडिया में आपको ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं, यू मे गो थ्रू, और लाइब्रेरी से इशू करा सकते हो। And I'll say there's no shortcut to anything that is worth doing. There are books, आप FSS के स्टूडेंट हो तो बुक रीडिंग की हैबिट तो डालनी पड़ेगी। Next is the book is the एक ऐसा गिफ्ट है ना, that you open again and again, तो बुक्स हैबिट तो डालनी ही पड़ेगी। और किसी ने कहा है कि यार टुडे यू आर अ रीडर, माइट बी टुमारो यू विल बी रीडर, तो बस रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट करनी पड़ेगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यार, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना प्रोफेसर से कि कुछ सीनियर ने आपको ये बुक बता दी थी, आप कुछ और बता रहे हो, क्योंकि अपना अल्टीमेट एम क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंटेंट पाना है। तो ये नहीं कि प्रोफेसर बोलो सर वो दीदी ने हमको ऐसी बुक बता दी थी, ये नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत बार आएगा यार। क्योंकि बुक्स में अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, सेकेंड सेमेस्टर में मतलब सोनार के बारे में पूरा ढंग से आर एस शर्मा में दिया हुआ है, डॉक्टर दिया हुआ है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, फिर बहुत सारे अलग सोर्सेज से पढ़ने पड़ेंगे। तो अपन क्या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आगे पूरा एक कंफाइंड सोर्स कहीं भी नहीं रहता है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ढूंढना पड़ता है। ये तो बस एक ऐसे सोर्स है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। एंड आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ये एक सोर्स है, ना कि एकमात्र सोर्स। तो प्लीज आप और भी चीजों पे गो थ्रू करेंगे। और आई एंड अप हियर बाय सेइंग दैट देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग, एंड दैट इज अ कॉलेज। कॉलेज एक ऐसी लाइफ होती है ना कि मतलब इट्स जस्ट द की मोमेंट इन योर लाइफ। तो बस विश इट, डू इट, एंड बस हार्ड यार। Myself Srishti Singh, one of the student of Banaras Hill University. Firstly, many congratulations to you guys for becoming a part of such a prestigious university. We know कि अभी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। Here for clearing all your doubts and answering all your questions related to each and everything step by step. So okay, I'm here for clearing all your doubts related to the exam pattern. And it will include everything like semester exam pattern, time given for the exams, and the most important कि content भरना है या page. So okay, here I am going to start with the first thing, which is a semester exam pattern. So if it comes about the semester exam pattern, then हमारे जो semester exam होते हैं वो दो फॉर्म में कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला होता है हमारा इंटरनल एग्जाम, जो कि हमारे कॉलेज में होता है, और जो हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो हमारा मेन कैंपस में होता है BHU के अंदर। और इंटरनल एग्ज़ाम हमारे मेन एग्ज़ाम जो कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम है उसके जस्ट एक महीने पहले ही कंडक्ट होने स्टार्ट करा दिए जाते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम हमारा 3 वे में कंडक्ट कराए जा सकते हैं, और ये सारा हमारे प्रोफेसर्स के ऊपर होता है कि वो किस फॉर्म में आपका इंटरनल एग्ज़ाम्स लेना चाहते हैं।
लाइक जो बहुत ही मोस्ट कॉमन चीज़ है इंटरनल एग्जाम का, दैट इज़ असाइनमेंट। जो आपके रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स हैं वो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि 30 मार्क्स का होता है। आपको उन्हें वो ड्यू डेट पे सबमिट करना होता है, या तो इस फॉर्म में वो आपका इंटरनल एग्जाम्स लेंगे, या तो सेकंड थिंग हमारी होती है वो आपका एक छोटा सा रिटन टेस्ट लेते हैं जो कि आपके कॉलेज में होता है उनके अंडर, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देते हैं इंटरनल एग्जाम्स के। देन थर्ड चीज़ होती है हमारी जो कि तीनों चीज़ इंक्लूड करती है, वेदर इट विल बी असाइनमेंट, या तो अटेंडेंस, या तो आपका एग्जाम। वो तीनों फॉर्म में ले सकते हैं, तीनों चीज़। लाइक 15 मार्क्स का अगर आपका वो रिटन टेस्ट कर देते हैं, 5 मार्क्स अटेंडेंस में एंड 10 मार्क्स असाइनमेंट्स, तो इस तरह से आपके इंटरनल एग्जाम्स हो जाते हैं जो कि टोटल 30 मार्क्स के होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द एक्सटर्नल एग्जाम। तो एक्सटर्नल एग्जाम हमारे मेन कैंपस में होते हैं जो कि टोटल 70 मार्क्स का होता है। ये पूरा थियोरेटिकल होता है और ये 3 सेक्शन इंक्लूड करता है, सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि 2 मार्क्स ईच का होता है, और एटलीस्ट आपको वहाँ पे 50 वर्ड्स लिखने ही लिखने होते हैं। और फिर आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और वो 10 मार्क्स ईच होता है, और वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है आपको ऑप्शंस, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली यू गाइज विल गेट द ऑप्शंस हियर देयर। एंड नाउ लेट्स कम टू द सेक्शन सी ऑफ द एक्सटर्नल एग्जाम। तो सेक्शन सी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि 15 मार्क्स ईच होता है, और वहाँ भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, और एटलीस्ट आपको वहाँ पे 500 to 600 वर्ड्स लिखने ही लिखने होते हैं। और जो हमने सेक्शन बी का बताया था जो कि 10 मार्क्स का था, वहाँ पे आपको 250 to 350 वर्ड्स लिखने ही लिखने होते हैं। और उसके बाद हम आते हैं टाइम गिवन बिटवीन द एग्जाम्स। सो इसका कुछ प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लाइक इट्स अनप्रेडिक्टेबल। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो आपको 10 to 15 डेज का गैप भी मिल सकता है आपके 2 रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के बीच में। अदरवाइज अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब होगी तो आपको शायद एक भी दिन का गैप ना मिले, कंटिन्यूसली पेपर हो। लाइक सारे पेपर नहीं, जैसे लाइक अगर आपका आज पेपर है तो कल हो सकता है उसके बाद आपको गैप मिले, ऐसा हो सकता है। और फिर हम आते हैं अब कि हमारे एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में हमें कितना टाइम मिलता है हमें अपनी कॉपी राइटिंग के लिए। तो इसके लिए आपको टोटल ये तो फिक्स्ड है कि 3 घंटे आपको मिलते हैं आंसर राइटिंग के लिए। सो 3 घंटे आपको मिलते हैं, बस उसमें एक ये रूल होता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद तक आप बाहर नहीं जा सकते, और इसी तरह एग्ज़ाम ख़त्म होने के 15 मिनट पहले तक आप बाहर नहीं जा सकते। ओके, आई नो यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल हो रहा होगा आप लोग को, बट लेट मी क्लियर वन थिंग। लाइक अगर आप एग्ज़ाम मान लीजिए अगर स्टार्ट होता है 1 बजे तो आप 1:15 तक बाहर नहीं जा सकते, और अगर आपका एग्ज़ाम एंड होने वाला होता है 4:30 पे तो आप 4:15 के बाद बाहर नहीं जा सकते। ये रूल है जो कि आपको एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ भी आपको मिलेगा जब आप एग्ज़ाम दोगे तो। फिर उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि जब आपका पेपर खत्म हो तो आप जा सकते हो। आपके ऊपर ये कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि नहीं आपको इतने टाइम तक रुकना है। आपका पेपर खत्म हो, आप अपनी कॉपी सबमिट करके प्रोफेसर्स को आप बाहर जा सकते हो। फिर आता है हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग के माइंड में क्वेश्चन रहता है, जो कि है कंटेंट भरना है या पेज भरना है। सो देखिए, कंटेंट ही लिखना है, पेज नहीं भरना है। बट अगर सेम टाइम पे देखा जाए तो पेज भी भरना है और कंटेंट भी लिखना है। कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको पेज भरना डजंट मीन कि आप बस लिखते ही जा रहे हो बस पेज भर दो। पेज नहीं भरना है, वैसा वाला पेज नहीं भरना है। कंटेंट जितना है, मतलब लाइक सही कंटेंट आपको लिखना है और पेज भी देखना है। जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको 3 पेजेस लिखने हैं, 3 पेजेस बोथ साइड वाला, यानी कि 6 पेजेस वो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उतना कंटेंट आपको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट गेट 15 मार्क्स। सो ये आपका हो गया। और इसी तरह 10 मार्क्स वाले में भी आपको 2 to 1.5 पेज आपको लिखना है बोथ साइड। तो ये आपका ये हो गया। बाकी अगर आप पेज भरना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे बच्चों का एम होता है कि वो आगे चल के यूपीएससी को अपना एज अ एम लेके चलते हैं, तो आपको वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ भी आपको पेज नहीं पढ़ना होता है, कंटेंट देखना होता है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। वेलकम टू BHU, माय डियर यंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ आयुष कुमार आकाश और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि जिस दिशा में आपको बढ़नी है, जिस दिशा में आपको जाना है, उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और आज का ये वीडियो इसी 2 लाइन पर आधारित है। ऐसा क्या खास है इस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में
So what are those opportunities in BHU? आज इस विषय पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मेरे माइंड में आता है कि यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल शेयरिंग मिलेगा। आप ऐसे विद्यार्थियों से मिलेंगे जो कि जानकार होंगे, अपने अपने फील्ड के हो सकता है मास्टर्स होंगे। सो यू हैव टू एक्सचेंज योर आइडियाज एंड थॉट्स विद देम, और इसी के साथ ही आपको वाइस वर्सा भी करना है। कि अपने कुछ विचार रखेंगे, आप भी अपने कुछ विचार को प्रकट कीजिए। सेकंड आता है कि यहाँ पे कंकरेंट प्रोग्राम्स होते रहते हैं। जिस प्रकार से आप लोग आएंगे तो आपको और पता चलेंगे कि इसमें वर्कशॉप भी है, जिस वर्कशॉप में आप जाकर के अपने क्रिएटिविटी को दर्शा सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है क्लब्स एंड सोसाइटी। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ऐसे ऐसे क्लब्स मिलेंगे जिन पे आपकी क्रिएटिविटी में और निखार आएगा। और अब हम इसके सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि इसका नेक्स्ट सेगमेंट है, जो कि लाइब्रेरी। जैसा कि आपको पता है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 लाइब्रेरी है। पहली सेंट्रल लाइब्रेरी एंड द सेकंड वन इज साइबर लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे सेंट्रल और साइबर लाइब्रेरी में, वहाँ पे आपको अनगिनत किताबें मिलेगी और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1.5 मिलियन बुक्स है और पूरे यूनिवर्सिटी में 115 डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में उठ सकता है कि क्या लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ना सही है या फिर अपने से सेल्फ स्टडी आप अपने रूम पे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये सभी के अपने अपने कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो आप सुबह सुबह जाकर के भी वहां पर अपनी कला कौशल को निखार सकते हैं। अदरवाइज ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है, आप अपने रूम पे भी बैठ करके पढ़ सकते हैं। मगर इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अनुशासन बहुत जरूरी है। जब आप खुद से कोई काम करना चाहते हैं ना, तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब 4th सेगमेंट में आ जाते हैं, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। जब BHU में हम आ रहे हैं, यहाँ पे हम क्लासेज करेंगे अपने कॉलेजेस में, तो टाइम मैनेजमेंट को किस प्रकार से हम उसको लेकर के चलेंगे। तो आपको ये जानना जो बेहद जरूरी है कि आप अपने दिन का 1/3 पार्ट अपने कॉलेज में अपने क्लासेज में देंगे। जब आप अपने डे का 1/3 पार्ट अपने क्लास में दे रहे हैं, तो आपको उसी प्रकार से टाइम को मैनेजमेंट करना चाहिए। और मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि सबको 24 आवर्स मिलता है, पर अगर उस 24 आवर्स को 26 आवर्स बनाना है तो आप सुबह उठा कीजिए। अगर आपकी 8 बजे क्लासेज है तो आप 6 बजे उठिए। ये 6 बजे जो 6 से 8 का बीच का डिफरेंस है ना, वही 2 घंटा आपके दिन को 24 आवर्स से लेकर के 26 आवर्स तक ले जाएगी। और जैसा कि कहा गया है कि संगत का बहुत असर होता है, तो अपने संगत को भी सही से चुनिए। इसी में हमारा अगला सेगमेंट है पीयर ग्रुप्स का। पीयर ग्रुप उसे कहते हैं कि आपका सहकारी, आपके सहपाठी कैसे हैं। अगर आपका पीयर ग्रुप अच्छा है तो आपके सराउंडिंग में जो पॉजिटिव वाइब्स आएगा, वो वाइब्स आपको और इंस्टिक्ट करेगा कि नहीं आप सही दिशा में बढ़िए, और वो सही दिशा फिर आपको जीवन में सही दिशा ले जाएगी। इसलिए अपने पीयर ग्रुप्स को सही रखिए। और ऐसा तो कहा भी जाता है कि डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पीयर ग्रुप, सो चूज योर पीयर्स वाइजली। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हनुमान चालीसा, तो BHU में जो BHU चालीसा है वो है आपका पीयर ग्रुप। अब ये आप पे डिपेंड करता है उसमें आपको कांड करना है या सुंदर कांड करना है, ये आप पे निर्भर करता है दोस्तों। और इसी हिसाब से मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं, ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, ये जो क्लासेज है, BHU की जो बैकबोन मानी जाती है ना, वो स्टूडेंट है। BHU के बैकबोन कोई फैकल्टी, कोई बिल्डिंग्स, कोई क्लासेज नहीं है, ये हम और आप स्टूडेंट्स ही है। इसलिए जब तक बैकबोन अगर बॉडी को सपोर्ट ना करे तब तक बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। उसी प्रकार से अगर स्टूडेंट सही से अगर अनुशासित ढंग से कॉलेजेस, क्लासेज और पूरे यूनिवर्सिटीज में नहीं रहे तो ये यूनिवर्सिटीज की फिर पवित्रता को दर्शाती नहीं है। इसलिए हमें अनुशासन में रह करके अपने कला कौशल को निखारना है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं और जो BHU में है, वो लोग सही से आए, अपने अनुशासन से अपने कला और कौशल को निखारें। और जो ये आगामी दर्शक देख रहे हैं, जो स्टूडेंट है, जो यंग एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं BHU आने के लिए, उनके लिए ये बेहद अपॉर्चुनिटीज है कि आपको यहाँ आकर के अपने टैलेंट को निखारने का मौका मिल रहा है। सो माय डियर यंग फ्रेंड्स, कांग्रेचुलेशन टू ऑल हु हैज इन्वॉल्व इन दिस। और जो आने वाले हैं उनके लिए खूब खूब बधाई एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।